नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देश के योद्धा महाराणा प्रताप के विवाह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो दोस्तों, महाराणा प्रताप का विवाह 17 वर्ष की आयु में 15 वर्षीय राजकुमारी अजबदेबाई से 1557 ईस्वी में हुआ था, जिसके 2 वर्ष बाद ही 1569 ईस्वी में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम अमर सिंह था। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह की 3 पत्नियां थीं, जिसमें से वे अपनी छोटी पत्नी धीरबाई से अधिक प्रेम करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर अपने बड़े बेटे महाराणा प्रताप को अपना उत्तराधिकारी न बनाकर छोटे बेटे जगमल को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। लेकिन वहां के चुड़ावत सरदार और जनता महाराणा प्रताप को अधिक पसंद करते थे और उसे ही मेवाड़ के शासक के रूप में देखना चाहते थे। उत्तराधिकारी ही मेवाड़ के शासक के रूप में देखना चाहते थे। इसी दौरान गोगुंदा में घटना घटती है। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जयवंता बाई के पिता अखयराज सोनग्रा और चुड़ावत सरदार मिलकर विद्रोह कर देते हैं, जिसके कारण जगमल और शक्ति सिंह दोनों भाई भागकर अकबर के दरबार में चले जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि 1 मई 1572 को चुड़ावत सरदारों और जनता द्वारा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक ऐसे समय में किया जाता है जब मेवाड़ राज्य पूरी तरह से बिखरने की स्थिति में पहुंच चुका था, क्योंकि जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने थे, उससे पहले अकबर ने उनके पिता राणा उदय सिंह के शासनकाल के दौरान आक्रमण कर दिया था, जिससे वे भागकर गोगुंदा चले गए थे। अकबर जैसे सर्वाधिक विशाल साम्राज्य के मुकाबले महाराणा प्रताप के पास शासन करने के लिए सिर्फ मेवाड़ राज्य का कुछ संकुचित पर्वतीय क्षेत्र ही रह गया था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 30 किलोमीटर थी। इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप का एकमात्र लक्ष्य यही था कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण का बलिदान कर देंगे, परंतु अपने जीते जी इन मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अकबर ने मेवाड़ राज्य को उत्तर पूर्व और पश्चिम मुगल प्रदेश से घेर लिया था, जिसके बाद कई राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु महाराणा प्रताप जंगलों में रहकर घास फूस की रोटियां खानी स्वीकार की, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव डालकर युद्ध किए बिना ही उससे अधीनता स्वीकार करवा लिया जाए, जिसके बाद अकबर ने 4 बार अपने शिष्टमंडल भी भेजे थे संधि करने के लिए, परंतु महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था। प्रताप को अकबर द्वारा भेजे गए संधि प्रस्ताव: पहली संधि 1572 ईस्वी को जलाल खां, दूसरी संधि 1573 ईस्वी में मानसिंह के नेतृत्व में, तीसरी संधि 1573 ईस्वी को भगवंत दास अक्टूबर, चौथी संधि 1573 ईस्वी को टोडरमल दिसंबर। इतने प्रयासों के बाद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तो तब अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध के माध्यम से परास्त कर अपनी अधीनता स्वीकार करवाने का निर्णय लिया। इसके बाद दोनों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरुआत होती है। दी घाटी 19 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होता है, जिसमें महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूरी, झाला बीदा, झाला मान, भील नेता पूंजा, पुरोहित जगन्नाथ, पुरोहित गोपीनाथ, अखयराज सोनग्रा और भामाशाह व भाई ताराचंद शामिल थे। वहीं मुगलों की ओर से युद्ध का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे, जिनका साथ मेहतर खां, आसफ खां, सैयद हासिम, सैयद राजू, बहलोल खां और माधो सिंह कुशवाहा दे रहे थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना की 1/4 थी। उदाहरण के लिए, अगर महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे, तो राजा मानसिंह के पास 80,000 सैनिक थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से सबसे पहले आक्रमण हकीम खां सूरी ने किया था, और यह आक्रमण इतना भयानक था कि मुगल सेना को दोपहर तक ही तीतर बितर कर दिया था।
इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी घायल हो गया था, जिसे देखकर बहलोल खां महाराणा प्रताप को घेर लेता है, जिसके जवाब में महाराणा प्रताप उस पर इतना तेज प्रहार करते हैं कि उसे घोड़े सहित 2 भागों में चीर देते हैं, जिसे देखकर मुगल सेना घबरा जाती है और युद्ध से पीछे हट जाती है। जिसके बाद युद्ध कुछ समय के लिए स्थगित हो जाता है और मुगल सेना बनास के किनारे रक्ततलाई नामक स्थान पर पुनः एकत्रित होती है, जहां पर मेहतर खां अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए झूठी अफवाह फैला देता है कि अकबर भी हमारा सहयोग करने के लिए सेना लेकर निकल पड़ा है। दूसरी तरफ आसफ खां भी जिहाद का वास्ता देता है, जिससे सेना का हौसला बढ़ जाता है और वे पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद द्वाबार रक्त तलाई नामक स्थान पर युद्ध शुरू होता है, जिसमें महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, जिसके कारण झाला बीदा उन्हें युद्ध से सुरक्षित बाहर निकालते हैं और स्वयं उनका राज चिन्ह धारण कर को युद्ध जारी रखते हैं। लेकिन अंत में झाला बीदा और झालामान दोनों भाई इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर बलीचा के पास स्थित एक 21 फीट लंबी नदी को लांघकर उनकी जान बचाते हैं, लेकिन स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जिसके बाद महाराणा प्रताप वहीं पर चेतक का क्रियाक्रम करते हैं और उसकी स्मारक बनवाते हैं, जहां पर आज भी चेतक की स्मारक स्थित है। इसी क्रम में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह भी उनके पास मुगल दरबार से लौटकर वापस आ जाते हैं। हल्दी घाटी युद्ध की कुछ महत्वपूर्ण बातें। वैस हल्दी घाटी के युद्ध को बनास का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध और हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। साथ ही इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध को दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाया था। 2. महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलोग्राम और उनके कवच का वजन 82 किलोग्राम था। साथ ही उनके भाले, कवच और तलवार की ढाल का वजन कुल मिलाकर 208 किलोग्राम था। इतने वजन के साथ वे युद्ध के मैदान में उतरते थे। 3. जून की कड़कती धूप में लड़े गए इस युद्ध में सैन्य बल की भारी क्षति हुई थी और साथ ही महाराणा प्रताप के लगभग 500 निकट संबंधी भी मारे गए थे। 4. कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का धर्मोपल्ली कहा है, वहीं अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है। 5. जबकि बंदायूनी, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को अपनी आंखों देखा हाल बताया है, जिसमें उन्होंने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बताया है। अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी घायल सेना का कल्याणारी में इलाज करवाते हैं और कुछ समय के लिए आवरगढ़ को अपना केंद्र बनाते हैं और यहीं अरावली की गुफाओं में रहकर भीलों की शक्ति को पहचानते हैं और अपनी छापामार युद्ध पद्धति से मुगलों द्वारा भेजे गए सैन्य अभियानों को 3 बार असफल बनाते हैं। ये सैन्य अभियान अकबर ने 1577, 1578 और 1529 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में भेजे थे महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए, लेकिन वह कुंभलगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार करने में तो सफल हो गए, परंतु महाराणा प्रताप के बंदी बनाने में सफल नहीं हो सका था। इन सैन्य अभियानों के कुछ समय पश्चात ही महाराणा प्रताप मेवाड़ के गौरव कहे जाने वाले भामाशाह की मदद से पुनः अपने सैन्य बल को मजबूत करते हैं और मेवाड़ पर आक्रमण कर पुनः उदयपुर, मांडलागढ़, कुंभलगढ़ और मोही आदि राज्यों को जीत लेते हैं। इस युद्ध के लिए भामाशाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति, जिसमें 20 लाख असरफियां और 25 लाख रुपए महाराणा प्रताप को दे दिए थे। अकबर का चौथा सैन्य अभियान। अकबर अपनी लगातार हो रही हार का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने पुनः 1580 ईस्वी में चौथा सैन्य अभियान अब्दुल रहीम खान ए खाना के नेतृत्व में भेजते हैं, परंतु अकबर का यह भी अभियान सफल नहीं हो पाता है और उल्टा महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम द्वारा अब्दुल रहीम के साथ आई हरम की महिलाओं को बंदी बना लेता है, लेकिन बाद में महाराणा प्रताप के कहने पर उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है और इसी के साथ अब्दुल रहीम वापस लौट जाता है।
महाराणा प्रताप द्वारा चलाए गए विजय अभियान। अकबर के चौथे अभियान के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के सभी राज्यों को जीतने के लिए एक विजय अभियान शुरू कर देता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध दिवैर का युद्ध माना जाता है, जिस पर मुगल गवर्नर सुल्तान खान का शासन था, जो अकबर का चाचा था। यहाँ पर 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम द्वारा आक्रमण किया जाता है। इस युद्ध में कहा जाता है कि अमर सिंह सुल्तान खान पर अपने भाले से इतनी तीव्रता से प्रहार करते हैं कि भाला उसे और उसके घोड़े दोनों को भेद कर जमीन में धंस जाता है। इस प्रकार यह युद्ध अमर सिंह जीत जाते हैं और मुगलों की यहाँ पर हार हो जाती है। दिवैर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉस द्वारा मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। अकबर का पांचवा और अंतिम सैन्य अभियान। दिवैर युद्ध के पश्चात अकबर ने अपना पांचवा और अंतिम सैन्य अभियान सन 1544 ईस्वी में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा था, किंतु अकबर का यह सैन्य अभियान भी असफल रहा था, क्योंकि जगन्नाथ कछवाहा का आते समय रास्ते में ही मांडलगढ़ नामक स्थान पर देहांत हो जाता है। मांडलगढ़ जो अब भिलवाड़ा में स्थित है। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई भी सैन्य अभियान नहीं चलाया। इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चवंड के शासक लुणा चवंडिये पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और चवंड को अपनी राजधानी बना लिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड उदयपुर में स्थित है। यहीं पर महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष खुशी से बिताए और 19 जनवरी 1500 को चावंड में उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु तो चावंड में होती है, परंतु उनका अंतिम संस्कार बाणडौली में किया जाता है, जहां पर उनकी 8 खंभों वाली छतरी आज भी बनी हुई है, जो उदयपुर में स्थित है।